हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहा होगा। हम लोग बहुत ही अच्छे से सारे क्लासेस को देख रहे हैं और आपके लिए सारे क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसको देखिएगा और आपको लगेगा कि ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। तो जो भी क्लासेस मिल रही हैं उनको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो आज का जो क्लास है ये है भारत में हस्तशिल्प एवं वेशभूषा, यानी कि भारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हाथ से बनाई जाती थी और अपनी इसी हस्तकारी और हस्तशिल्प के लिए जो ये चीज़ें हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि क्या खास चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि प्राचीन काल से ही जो भारत है अपनी हस्तशिल्प कला में बहुत आगे है। यहाँ पे लगभग सभी क्षेत्र में हाथ के द्वारा कढ़ाई करने का काम, रंगाई करने का काम और बेहतरीन काम किए जाते थे, जिसकी वजह से पूरे विश्व के जो देश हैं वो हमारे यहाँ के हस्तशिल्प के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, बहुत ज़्यादा पसंद था लोगों को। और हमारे देश के बने हुए जो वस्तुएं हैं ये विश्व के सभी देशों में बिकते थे, सभी महाद्वीपों में इसका डिमांड हुआ करता था और भारत को किसी भी टैग या किसी ब्रांड की ज़रूरत ही नहीं थी। हम बिना ब्रांड के ही पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्रांड के रूप में थे, यानी कि भारत का सामान इतना महत्वपूर्ण था लोगों के लिए, इतना बढ़िया होता था, इतने उन्नत किस्म के होते थे हमारे यहाँ की वस्तुएं कि उसके लिए पूरा विश्व लालायित रहता था। तो आज हम ब्रांड बनाते हैं तब भी हमारा विश्व में नहीं उतना बेहतरीन तरीके से चल पाता, लेकिन पीछे जाएंगे एंशिएंट काल में तो बिना ब्रांड के हमारी वस्तुएं जो हैं विश्व में सबसे बेहतर होती थी। हमारे वस्तुओं के सामने विश्व के किसी भी देश की वस्तुएं नहीं टिकती थी। तो ये आज और तब के दौर में अंतर है। आज हम जो है अन्य ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। हम दूसरे विदेशी ब्रांडों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन कभी ऐसा था कि पूरे विश्व के जो लोग हैं जो विदेशी हैं वो हमारे यहाँ के ब्रांड को तवज्जो देते थे, हमारे यहाँ के वस्तुओं को तवज्जो देते थे और वो भी बिना किसी ब्रांड के। ये हमारी विशेषता रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन कौन सी खास चीज़ें हैं। पहला है कश्मीर। कश्मीर में कौन से हैं जो हस्तशिल्प महत्वपूर्ण है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो देखिएगा कश्मीर में क्या है, कढ़ाई वाली शाल है। आपने सुना भी होगा पश्मीना शाल जो है अंगोरा की उनके जो बनते हैं वस्त्र काफ़ी बढ़िया होते हैं। खास करके पश्मीना शाल कश्मीर में बड़े पैमाने पे होती है, लद्दाख वगैरह में बहुत ज़्यादा बनता है। तो कश्मीर में कढ़ाई वाली शालों, गलीचों और नामदार सिल्क तथा अखरोट की लकड़ी से बने फर्नीचर के लिए कश्मीर जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। राजस्थान किस लिए जाना जाता है, बंधेज वाले वस्त्र। आप देखते होंगे वहाँ का जो बंधेज वस्त्र है, ज़्यादातर आप देखते होंगे चुंदरी टाइप के जो कपड़े होते हैं ये इसके लिए काफ़ी फेमस है। तो याद रखेंगे बंधेज वाले वस्त्र, हीरे जवाहरात, जड़े आभूषण और चमकीले बर्तनों तथा मीनाकारी के लिए आपका राजस्थान काफ़ी फेमस है। मीनाकारी आप जानते हैं, आभूषणों पे जो कलर बनाए जाते हैं, जो कलर से डिज़ाइन किया जाता है उसी को मीनाकारी कहते हैं। तेलंगाना बिदरी के काम तथा पोचमपल्ली की सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में बार बार आता है कि पोचमपल्ली की साड़ियाँ और बिदरी के जो काम है ये किस राज्य का है, तो ये आप जान लीजिए ये आपका कहाँ का है, तेलंगाना का है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ढोकरा धातु शिल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुका है। ढोकरा धातु शिल्प किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु ताम्र मूर्तियों एवं कांचीवरम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये कांचीवरम की साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरे इंडिया में ही नहीं विश्व में भी इसका डिमांड होता है। तो याद रखेंगे कांचीवरम की साड़ी किसका राज्य का है, तमिलनाडु राज्य का है। साथ ही यहाँ पे ताम्र यानी कि तांबे की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। साथ ही आप देखेंगे यहीं से ही कांसे जैसी प्रतिमाएं भी बनती हैं। मैसूर रेशम की साड़ी और चंदन की लकड़ी की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है आपका मैसूर। आप जानते हैं पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन है वो कर्नाटक करता है और कर्नाटक का ही एक राज्य कहें या शहर कहें मैसूर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिल्क के कपड़े बड़े पैमाने पे पाए जाएंगे। नेक्स्ट है केरल। हाथी दांत की नक्काशी और शीशम की लकड़ी से बने फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत की नक्काशी के लिए जो आपका केरल है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये चीज़ ध्यान देंगे बच्चों। मध्य प्रदेश में कोसा को कहते हैं टसर या इसी को कहते हैं तसर। ये क्या है, सिल्क के प्रकार है। आप जानते हैं सिल्क के प्रकार, एक आपका होता है मूंगा सिल्क, एक होता है आपका
टसर सिल्क, एक आपका जो है होता है ईरी सिल्क। तो ये सिल्क के प्रकार होते हैं और विश्व में 4 तरह के सिल्क पाए जाते हैं। वो चारों तरह के सिल्क भारत में अकेले पाए जाते हैं। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। तो उसी सिल्क का एक प्रकार है कोसा या टसर सिल्क, इसके यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। और चंदेरी सिल्क साड़ियों के लिए आपका मध्य प्रदेश फेमस है। आपसे एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंदेरी की साड़ियों के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, जो कि सिल्क साड़ियाँ हैं, ये आपका मध्य प्रदेश है। ये चीज़ ध्यान देंगे। लखनऊ चिकन की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लखनऊ कौन से कारीगरी के लिए जाना जाता है, तो चिकन की कारीगरी के लिए आपका लखनऊ जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। बनारस ब्रोकेड तथा जरी वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी आप जानते हैं, यहाँ पे सिल्क और जरी की कढ़ाई वाली जो साड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पूरे भारत में इसका डिमांड रहता है बनारसी साड़ियों का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चों। जरी की कढ़ाई वाली साड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। असम बेंत के फर्नीचर के लिए जाना जाता है। ये बेंत के जो फर्नीचर होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, सालों साल चलते रहते हैं और इसका फर्नीचर असम में बड़े पैमाने पे बनता है। पश्चिम बंगाल बांकुड़ा का टेराकोटा। टेराकोटा आप जानते हैं मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं, इसी को टेराकोटा कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बड़े पैमाने पे बनाए जाते हैं और इसी के लिए फेमस है, ये चीज़ ध्यान देंगे। मुर्शिदाबाद बीरभूम हुगली जिलों का हाथ से बुना हुआ कपड़ा देश के साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन स्थानों पर जो कि आपका मुर्शिदाबाद है ये भी पश्चिम बंगाल का है, बीरभूम भी वहीं का है, हुगली भी आपके पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पे हाथ से बुना हुआ कपड़ा देश के साथ साथ विश्व में भी प्रसिद्ध है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इस समय जो हमारा देश है इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या बनता है वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। चंदेरी का सिल्क साड़ी कहाँ कहाँ है, कांचीवरम किस लिए फेमस है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हों। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम बात करेंगे प्राचीन काल की, कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ पे हस्तशिल्प का क्या स्थिति थी। तो आपको पता है हमारा जो एंशिएंट काल है ये लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत आगे था, अग्रणी था पूरे विश्व में हर क्षेत्र में। और बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो आप वहाँ देखेंगे कि बहुत खूबसूरत से लगभग सभी क्षेत्र में जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो विकास कर चुके थे। तो इसमें आप देखेंगे सिंधु घाटी की जो हस्तशिल्प है इसमें आपने देखा है कि वहाँ पे बेहतरीन तरीके के मूर्तियाँ बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वस्त्र निर्माण हुआ करता था। वहाँ लगभग इस तरह से हाथ से बनने वाले जो आभूषण हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पाई गई हैं, ये चीज़ ध्यान देंगे। चिन्होद्रो इस काल में शिल्प उद्योग का उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि ये उद्योग नगर था जहाँ लगभग सभी शिल्पों का उत्पादन हुआ करता था। मन के बनाने का कारखाना, सौंदर्य प्रसाधन, गहने वगैरह के कारखाने यहाँ पाए गए हैं। यहाँ मोती निर्माण, सीप काटने और मुहरों का निर्माण और धातु कार्य आदि किए जाने का साक्ष्य मिलता है चिन्होद्रो से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो से एक जो है साधु की प्रतिमा मिली है जो तिपतिया कढ़ाई वाला साल ओढ़े हुए हैं, जो ध्यान मुद्रा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया, वो भी उदाहरण है शिल्पकला का। सीपी की वस्तुएं जैसे कि चूड़ियाँ, जड़ित वस्तुएं और चम्मच इत्यादि के निर्माण हेतु नागेश्वर व बालाकोट प्रसिद्ध केंद्र थे जहां से वस्तुएं अन्य स्थानों पर ले जाई जाती थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बालाकोट आप जानते हैं जो कि वर्तमान में आपका जो पाकिस्तान का इलाका यहाँ पड़ता था, एक बंदरगाह नगर था और वहाँ पर भी उस समय के जो सामान थे उससे आयात निर्यात किया जाता था। लोथल में भी इस तरह की वस्तुओं का आयात निर्यात होता था और हाथी दांत की जो स्केल हैं और जो वस्तुएं हैं वो लोथल से पाई गई हैं। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं जो वहाँ के हस्तशिल्प को बताते हैं। इसके बाद आपका मौर्य काल आ जाता है और मौर्य काल के हस्तशिल्प भी काफ़ी बेहतर हैं। मौर्य शासन काल में राजनीतिक एकता एवं शक्तिशाली केंद्रीय शासन की बदौलत व्यापार वाणिज्य में उन्नत हुई तथा इससे शिल्पियों को प्रोत्साहन मिला। जब साम्राज्य विस्तार होता है, साम्राज्य में समृद्धि आता है, सब कुछ बेहतर रहता है तो शिल्प और अन्य क्षेत्रों में भी विकास होता है। तो शिल्प कला का भी विकास हुआ है मौर्य साम्राज्य में। मेगास्थनीज ने अनेक प्रकार की धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि की खदानों का जिक्र किया है, यानी कि इस काल में इस तरह के जो धातु हैं इनको जो है खदानों से निकाला जाता था और फिर उस पर नक्काशी करना, उसको अलग अलग डिज़ाइन में तब्दील करने का काम किया जाता था और इस बात का उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनती थी जिसका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा।
इन धातुओं का उपयोग आभूषण, बर्तन, युद्ध के हथियार, सिक्के आदि बनाने में किया जाता था। यानी कि जो धातु है इनका उपयोग कहाँ किया जाता था, तो इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता था, बर्तनों का निर्माण करने में किया जाता था, साथ ही युद्ध के हथियार में किया जाता था और सिक्के आदि बनाने में किया जाता था। ये चीज़ ध्यान देंगे बच्चों, ये सारे जो धातु हैं इनका विभिन्न तरह के वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता था और इन सारी चीज़ों का विस्तृत उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। आगे है, मौर्य काल में काष्ठ शिल्प के विकास के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। यानी कि काष्ठ मीन्स होता है लकड़ी, और लकड़ी के शिल्प का भी हमें पर्याप्त प्रमाण मिलता है कि मौर्य काल में लकड़ी के शिल्प का बड़े पैमाने पे निर्माण हुआ करता था। ये चीज़ ध्यान देंगे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिएगा। जो भी तथ्य आपके हैं सामने, इनको नेट क्वालिटी बढ़ा करके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं बच्चों कि काष्ठ कैसे प्रमाण मिले हैं, जिसके साक्ष्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का नाम लिया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है, जो भवन है जहाँ पे वो अपना काम किया करते थे, ये पूरा का पूरा लकड़ी से ही बनाया गया था। आपको मैंने बताया था कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार थी, जिसमें उसका गंगा और सोन नदी के द्वाब में होना भी एक रीज़न था। साथ ही वहाँ पे इस तरह के धातुओं की खदानें थी, जिससे हथियार, बर्तन, आभूषण, अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती थी। साथ ही ये आसपास इसके इतने ज़्यादा जंगल थे जहाँ से हाथी बड़े पैमाने पे मिल जाते थे जो युद्ध में काम आते थे, और इसके अलावा लकड़ी मिल जाता था जो पहिया, रथ, घर, अन्य सारी चीज़ें बनाने के काम में आ जाता था। और यहाँ पे पर्याप्त लकड़ी मिलने की वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था, ये पूरी की पूरी लकड़ी से ही बनाई गई थी और इतना खूबसूरत नक्काशी और इतना बेहतरीन मानकों का ध्यान रख के बनाया गया था कि इस समय जो यात्री आए थे उन्होंने इसके बारे में उल्लेख किया था कि कुछ यात्री कहते थे कि इसको जो है राक्षसों ने बनाया है, इंसानों के बस का नहीं है इतना खूबसूरत निर्माण करना, और कुछ यात्री कहते हैं कि इसको देवदूतों ने बनाया है, यानी कि देवदूत जो है वो आए हैं और उन्होंने निर्माण किया है चंद्रगुप्त के राजप्रसाद का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अपने आप में एक बेहतरीन हस्तशिल्प का उदाहरण है। काशी एवं पुड्र में रेशमी कपड़े बनते थे तथा बंग यानी कि बंगाल का मलमल विश्व प्रसिद्ध था। यानी कि इस समय के रेशमी वस्त्र जो कि बंगाल में बन रहे हैं और कहाँ बन रहे हैं, काशी में बन रहे हैं और पुड्र में बन रहे हैं, और जो आपका मलमल का वस्त्र है या जो कपड़े हैं वो कहाँ हैं, बंगाल में बनते हैं और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इस समय दुकुल, ये एग्जाम में आ चुका है कि दुकुल क्या था, ये क्या है, श्वेत चिकना वस्त्र है। श्वेत चिकने वस्त्र को उस समय दुकुल कहा जाता था। इसके अलावा तथा छौम जो एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। अगर एग्जाम में आ जाए कि छौम क्या था मौर्य काल में या प्राचीन काल में, तो ये रेशमी वस्त्र है, और दुकुल क्या था, तो एक सफ़ेद चिकना वस्त्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्यकालीन काली ओपदार मिट्टी के बने उत्तरी काले चित्रित मृदभांड मिले हैं जो पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार धनाढ्य वर्ग के लोगों के प्रयोग में लाए जाते थे। ये भी याद रखिएगा बच्चों, काली ओप का मतलब होता है काले कलर का चमकीला पेंट जो मिट्टी के बर्तन पर किया जाता था, जो बहुत ही खूबसूरत और चमकदार होते थे। इन्हीं को उत्तरी काली चित्रित मृदभांड कहा गया। इन्हें उत्तरी काले चित्रित मृदभांड क्यों कहा गया, क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ मिले हैं, उत्तर के क्षेत्र में मिले हैं और काले कलर के हैं, इसीलिए इनको उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या मिट्टी के बर्तन कहा गया है, जो पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार धनाढ्य वर्ग के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन आपका हस्तशिल्प का उदाहरण है, ये चीज़ ध्यान देंगे। नेक्स्ट है संगम कालीन हस्तशिल्प। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था, जिसके कारण अनेक व्यापारिक संस्थाएं एवं श्रेणियां शिल्प कला के विकास में अपना योगदान दे रही थी। आपका जो संगम काल है ये भारत में ही नहीं बल्कि इसका जो व्यापार है ये विश्व में भी अग्रणी है, और यहाँ के जो हस्तशिल्प है ये इंडिया के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी इसका डिमांड है और जो है लोग इसको खरीदते और बेचते हैं। ये याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में बार बार आ जाता है। उरैयूर और मदुरै ये वस्त्र निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। एग्जाम में आ चुका है कि दक्षिण का वो कौन सा नगर है जो वस्त्र निर्माण के लिए जाना जाता था, तो उरैयूर और मदुरै को वस्त्र निर्माण के लिए जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका गुप्तकालीन हस्तशिल्प। इस काल में वस्त्र निर्माण काफी उन्नत अवस्था में मौजूद था। लोग रंगाई, बुनाई, कढ़ाई की कला से परिचित थे। यानी कि
जो आपका गुप्त काल है ये क्या है, ये वस्त्र निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर रंगाई, बुनाई, कढ़ाई और ये सारी चीज़ों से लोग परिचित हैं और बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। साथ ही वस्त्र निर्माण कला के साथ ही हाथी दांत, मूर्तिकला एवं चित्रकला इस काल में प्रचलित प्रमुख शिल्प हैं। और कौन कौन से शिल्प हैं? वस्त्र निर्माण के साथ साथ हाथी दांत की चित्रकारी या शिल्पकला प्रचलित है। मूर्तिकला और चित्रकला भी इस काल की बहुत ही बेहतरीन है, जो कि शिल्पकला के या हस्तशिल्पकला के उदाहरण है। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन हस्तशिल्प। ये तो आपके प्राचीन काल के थे। अब सल्तनत काल की बात करेंगे। इस काल में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि देखी गई। इसका कारण था बुनने वाले पहिए, सूत काटने के यंत्रों तथा बुनाई के यंत्रों का आगमन। मध्यकाल में सूत काटने का यंत्र आ गया था, बुनाई का यंत्र आ गया था। इस तरह के यंत्रों के आने से जो बुनाई का काम था कपड़े का, ये तेजी से बढ़ा था और ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर मतलब अच्छा था। इस काल में कपड़ों पर चित्रित कढ़ाई तथा सोने के तार से कपड़ों पर कढ़ाई का काम प्रचलन में था। यानी कि इस काल में कपड़े पर चित्रित कढ़ाई होती थी। सोने के तार से कपड़ों पर कढ़ाई का काम किया जाता था, यानी कि सोने की कढ़ाई की जाती थी। सोने को तार में तब्दील करके फिर कपड़ों पे उसे कढ़ाई किया जाता था, जैसे वर्तमान में जरी वगैरह की कढ़ाई होती है। ये सारे सल्तनत काल में प्रचलित थे। अब बात करेंगे मुगल काल की। तो मुगल काल में कागज एवं सूती वस्त्र उद्योग काफी उन्नत अवस्था में थे। यानी कि इस समय तक कागज और सूती वस्त्र उद्योग दोनों अच्छे हो गए थे। आपको पता है कि मध्यकाल से पहले जो हमारे यहाँ कागज नहीं था, कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना ने किया और बहुत समय के बाद इससे भारतीयों को भी परिचित हुए और जानकारी हुई और फिर हमारे यहाँ मध्यकाल में कागज का प्रचलन हुआ। और कागज के आने से कपड़े पे जो डिज़ाइन बनाना होता है उसका प्रैक्टिस करना आसान हो गया और कागज़ पर ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस लोग करने लगे और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन को ईजाद करने लगे थे। तो ये कागज़ के आविष्कार की वजह से ये सारी चीज़ें और भी अच्छी हो गई। तो यहाँ कह रहा है मुगल काल में कागज एवं सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्थाओं में थे। कागज की उपलब्धता के कारण चित्रकारों के लिए अभ्यास करना आसान हुआ और उनकी कला में निखार आया। सूती वस्त्रों के निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे आगरा, बनारस, बुरहानपुर, पाटन, जौनपुर, बंगाल, मालवा आदि। नेक्स्ट है इसके साथ ही लाहौर, गुजरात, आगरा आदि रेशमी एवं मलमल के कपड़ों के लिए तथा अमृतसर ऊनी वस्त्र के निर्माण केंद्र के लिए जाना जाता है। याद रखेंगे बच्चों, लाहौर, गुजरात और आगरा जो है ये रेशमी और मलमल के लिए जाने जाते हैं और जो आपका अमृतसर है ये ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल काल के दौरान असमत बेगम द्वारा इत्र का निर्माण किया गया, जिसके पश्चात इत्र निर्माण को बढ़ावा मिला। इस समय कन्नौज इत्र निर्माण के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि इत्र का निर्माण भारत में सबसे पहले किसने किया था? असमत बेगम ने किया था। नूरजहां की माँ थी ये। और वर्तमान में कौन सा नगर है जो इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो आपका कन्नौज है जो कि इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आ गया है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में देख लेते हैं क्या है हस्तशिल्प की स्थिति। भारत में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कर दिया तथा विऔद्योगिकरण भी इसी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का एक पहलू था। यानी कि हमारे यहाँ हस्तशिल्प काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। हर क्षेत्र में हम जो है हाथों के द्वारा बेहतरीन काम करना जानते थे, चाहे वो कपड़ा हो, मूर्ति हो, चित्रकला हो या कोई भी वस्तु हो, हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाते थे, बारीकियों से बनाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों की आने की वजह से यहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट होने लगे, क्योंकि अंग्रेज हमसे कच्चा माल लेकर के जाते थे और उसको अपने यहाँ ले जा करके फैक्ट्रियों में नए माल के रूप में तब्दील कर देते थे, जिससे हमारे यहाँ कच्चे माल की कमी हो जाती थी। साथ ही जब वो अपने यहाँ के फैक्ट्रियों से बने हुए जो माल हैं जो कि काफ़ी सस्ते होते थे, काफ़ी आकर्षक होते थे, उनको ला करके हमारे मार्केट में उपलब्ध करा देते थे, जिससे हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं उनका सामान कोई नहीं लेता था और धीरे धीरे हमारा जो हस्तशिल्प है ये समाप्त होने लगता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। भारत में विऔद्योगीकरण का सीधा अर्थ था परंपरागत भारतीय उद्योगों का विनाश, अर्थात ग्रामीण एवं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में कुटीर एवं हस्तकरघा उद्योग विकसित अवस्था में था। कपड़ा उद्योग उन्नत अवस्था में था तथा इसके पूरे विश्व में मांग थी। यानी कि हमारे यहाँ भले ही हम हाथ से ही चीज़ें बनाते थे, लेकिन उसमें इतनी गुणवत्ता, इतनी बारीकी से सारी चीज़ों को बनाते थे कि उसका डिमांड पूरे विश्व में रहता था। ब्रिटेन तक के लोग हमारे यहाँ के वस्त्रों के लिए, कपड़ों के लिए पागल रहते थे। वहाँ का
टेबल क्लॉथ से लेकर के पर्दे तक भारतीय वस्त्र से या भारतीय कपड़ों से बनते थे। तो पूरे विश्व के लोग हमारे यहाँ से कपड़ों को ले जाते थे और इतना बेहतरीन हमारा हुआ करता था। लेकिन जब वहाँ पे औद्योगिकरण हो गया और हमारे यहाँ से कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन जाने लगा और वहाँ पे उद्योग धंधों में बनने लगा, तो फिर ये हमारे यहाँ के जो शिल्पकार थे उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। तो ये है कि पूरे विश्व में मांग थी। इस प्रकार यहाँ धातु कर्म प्रस्तर शिल्प यानी कि धातु कर्म, धातुओं से भी बढ़िया काम किया जाता था। प्रस्तर शिल्प, पत्थरों का भी बेहतरीन शिल्प था यहाँ पे। कसीदाकारी, बेहतरीन तरीके से कढ़ाई बुनाई सिलाई करना, तथा चीनी मिट्टी के से बर्तन बनाने के उद्योग भी काफ़ी अच्छी स्थिति में थे। संरचनात्मक रूप से भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 1813 ईस्वी में होती है, जब भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हो गई। 1813 के पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत को बर्बाद ही कर रही थी, यहाँ के हस्तशिल्प को नष्ट कर रही थी अपने गतिविधियों के द्वारा, कच्चा माल ले जा करके और बने हुए माल को हमारे मार्केट में पाट करके। लेकिन जब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इनका जो एकाधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन साथ ही जो अन्य देश थे उन सबको अलाउ कर दिया गया कि सभी लोग जाकर के भारत में व्यापार कर सकते हैं। ऐसे में सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं बल्कि जो अन्य यूरोपीय कंट्रीज थे उन्होंने भी भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया और इस दरमियान उन्होंने बहुत सारे माल को ला करके भारत में पाट दिया, जिससे यहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए। ये चीज़ ध्यान देंगे बच्चों। ये 1813 की घटना ने इसको और भी ज़्यादा तेज कर दिया। भारत में मुक्त व्यापार नीति ने विदेशी सामान का भारत में प्रवेश आसान कर दिया। वहीं 1820 के पश्चात यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग बंद हो गया और 1820 के बाद हमारे जो उत्पाद थे जिसको हम बनाते थे उसके लिए यूरोपीय बाजारों को बंद कर दिया गया, हम वहाँ बेच नहीं सकते थे। तो अब ऐसे में हमारे सामान इंडिया में भी नहीं बिक रहे क्योंकि महंगे हो चुके हैं और विदेशों में भी नहीं बिक रहे क्योंकि वहाँ पे सरकारों के द्वारा बैन लगा दिया गया। ऐसे में हमारे यहाँ के जो कारीगर थे उनकी स्थिति खराब हुई और हम जो है धीरे धीरे बर्बाद हो गए। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है इंग्लैंड में इस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी जिससे वहाँ अतिशय उत्पादन की स्थिति थी। मशीनों से निर्मित ये वस्त्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रेलों के द्वारा पहुँचाए जाने लगे। चूँकि ये उत्पाद भारत में निर्मित उत्पादों की अपेक्षा सस्ते थे अतः भारतीय वस्तुएं विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाई। दूसरी तरफ देशी राज्यों पर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लेने के पश्चात भारतीय दस्तकारों के संरक्षण की उनका साथ मतलब नहीं दे पाए। साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई जा रही सामाजिक और शैक्षणिक नीतियों से भारतीय जनता की रुचि भी परिवर्तित हो गई, जो कि अंग्रेजी फैशन का अनुसरण करने लगे। यानी कि बहुत सारा रीज़न रहा। एक तो अंग्रेजों ने अपने यहाँ बैन कर दिया, हम वहाँ सामान बेच नहीं सकते। दूसरा, उन्होंने अपने यहाँ के बने हुए सस्ते माल से हमारे मार्केट को पाट दिया जिससे यहाँ के लोग भी उसी को खरीदने लगे। अब ना तो हमारा सामान विदेशों में बिक रहा, ना तो उसको इंडिया में कोई डिमांड है। तो ऐसे में जो काश्तकार है उनकी स्थिति खराब। दूसरी तरफ जो अंग्रेज हैं इन्होंने जितने भी राजा थे सबको हरा करके अपने साम्राज्य में उनके साम्राज्य को मिला लिया। क्योंकि जो राजा होते थे, नवाब होते थे, जमींदार होते थे, साहूकार होते थे, ये लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते थे और ये लोग उनके लिए महंगे बेहतरीन वस्त्र बनाते थे, साथ ही अन्य लोगों के लिए भी बनाते थे जिससे इनको काफ़ी संरक्षण और मदद मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे। लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे यहाँ के राजे रजवाड़े समाप्त हो गए। साथ ही ब्रिटेन में बना हुआ सस्ता आकर्षक वस्त्र हमारे भारत में जगह जगह पे पहुंचा दिया गया जिससे यहाँ के जो बने हुए वस्त्र थे वो महंगे हो गए और वो उतने आकर्षक नहीं रह गए, जिससे यहाँ के लोगों में भी उसका डिमांड खत्म हो गया। तो ये इसके अलावा अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दे दी। अंग्रेजी शिक्षा लेने के बाद लोगों का जो दिमाग है वो पाश्चात्य जो कल्चर है उसकी तरफ अग्रसर हुआ और उन्होंने पाश्चात्य ड्रेस को पहनना पसंद किया और भारतीय जो परिधान थे जो प्राचीन पद्धति में बने होते थे उसको ये नए पढ़े लिखे जो लोग होते थे वो नहीं पसंद करते थे, जिसकी वजह से एक नया फैशन ही आ गया, पाश्चात्य फैशन भारत में, जिसकी तरफ हमारा पढ़ा लिखा युवा वर्ग और मध्यम वर्ग आकर्षित हुआ और इसकी वजह से जो डिमांड था बहुत भी ज़्यादा घट गया। तो ये सारे रीज़न रहे हमारे यहाँ शिल्पकला के समाप्त होने का। आगे है
राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रवेश से स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा मिला। बंगाल विभाजन ने भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। लेकिन जब गांधी जी भारत आते हैं, हालांकि बहुत लेट आए, 1915 में आए और सक्रिय रूप से 1919 से उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके पहले छोटे मोटे 2-3 आंदोलन उन्होंने किए थे और उन्होंने कहा कि अपने स्वदेशी वस्त्र को ज़्यादा वरीयता दीजिए, खादी को पहनिए, कम कपड़े पहनिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कीजिए। और इस तरह से यहाँ के लोगों ने फिर अपनी जो वस्तुएं हैं उनकी तरफ अपना रुझान बदला और एक बार ऐसा फैशन सा हो गया कि सभी लोग खादी पहनने लगे थे ताकि अपने देश की जो चीज़ें हैं उसको लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार हो और लोग उसको वापस पसंद करना शुरू करें। तो गांधी जी की वजह से और स्वदेशी आंदोलन की वजह से हमारी जो स्वदेशी वस्तुएं हैं इनका डिमांड बढ़ा था और स्थिति थोड़ा अच्छा हुआ था। तो ये जिम्मेदार तो हुआ, लेकिन ये उतना कारगर भी नहीं हुआ कि सारे जो स्थिति है वो सही ही हो जाए। इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से स्वतंत्रता आंदोलन को जोड़ा तथा विशेषकर खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से स्वदेशी वस्तुओं को कैसे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ करके स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया गांधी जी के द्वारा और अन्य जो हमारे महान व्यक्तित्व थे उस समय के, जो चाहते थे कि अंग्रेजों का सामान भारत में ना बिके और भारतीयों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। इन सारे लोगों ने वापस फिर उन सारी चीज़ों को संरक्षण या बचाने का काम किया। तो ये रहा बच्चों आपका एंशियंट काल से लेकर के आधुनिक काल तक हमारे यहाँ के हस्तशिल्पों की स्थिति। अब कल की क्लास में हम जो इससे बचे हुए और पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। थैंक यू।